बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम, आदाब, नमस्कार। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आयोजक कमेटी का, भाई विकास कुमार जी, सुमित जी, सुनील जी, यादराम सिंह जी, सोनू, गौतम, मेहताब भाई, नौशाद भाई, सोनू भाई, चेतराम जी, मोहम्मद अली, फहीम भाई, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे उदल सिंह जी जो अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ में हाजी अब्दुल वहीद साहब, और मेरे साथ चल के आए पुष्पेंद्र राणा जी, भीमसेन हल्दिया जी, रजत कुमार जी, ललित कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष हरिओम जी, प्रशांत जी, फहीम अंसारी जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, ललित कुमार जी, रोहित सागर जी, सुखवीर प्रधान जी, अदर सिंह बोध जी, प्रदीप प्रधान जी, परविंदर सिंह जी, गजपाल सिंह जी, शिवम गौतम जी, और भी जो साथी चल के आए उन सबका शुक्रिया। आप बेहतर जानते हैं कि इस देश ने बहुत बुरे बुरे दौर देखे, ऐसे दौर भी देखे जो अभी 2-3 साल पहले थे जब कोरोना काल आया। कोरोना काल एक ऐसा समय था कि सरकार ने जो कह दिया वो हमें मानना पड़ा। सरकार ने कहा 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, तो हम लोग नहीं निकले। सरकार ने कहा सुबह 10 बजे के बाद नहीं निकला, तो हम लोग नहीं निकले। यहाँ तक कि भूख से भी पेट परेशान था, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमने सहा। मगर मैं समझता हूं सहना एक आदत हो जाती है। सही को सहना भी बुरी बात नहीं, और गलत की तरफ, गलत को महसूस करना, गलत के लिए खड़े हो जाना, गलत का विरोध ना करना, तो ये भी एक तरह का जुल्म है, अपराध है। मेरे बारे में आप ये नहीं जानते कि मैं किसी बहुत बड़े परिवार का हूं। अगर जानते हो तो आपको एहसास होगा, ना मैं किसी बहुत बड़े परिवार से आता हूं, ना मेरे परिवार में कोई नेता रहा है, ना मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूं। मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा। आज अगर आप अपना समय छोड़ के यहां बैठे इतनी प्यार दे रहे हैं, मेरे भाई इतने सारे मौजूदार लोग यहां स्वागत कर रहे हैं, इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं, मेरी माए बहनें यहां जो बैठी है वो एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ यहां बैठी है। उनको एक विश्वास है कि हमारा भाई कल जब ताकतवर होगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन सवाल यह है कि ताकतवर होगा कैसे? लोकतंत्र है, आप लंबे समय से वोट देते आ रहे हैं। मुझसे पहले वही साहब ने बताया कि संविधान से पहले क्या हालात थे, जब संविधान आया तो अवसर मिले। बुरा यह है कि हमने जिन पे भरोसा किया उन्होंने हमें ठगा, लेकिन हम मजबूर हैं कि कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, ठगे जाते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। भारत की राजनीति का बुरा हाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान सौंपा तो एक बात उन्होंने कही, और वो बात ये थी कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन देश में जो सामाजिक गैर बराबरी है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, और जो आर्थिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी ऐसे कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास कितनी संपत्ति उसको पता नहीं, एक आदमी इतना गरीब है कि उस पर रहने के लिए 2 गज जमीन नहीं है, एक आदमी ऐसा है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, एक आदमी ऐसा है जिसके यहाँ राशन सड़ रहा है, एक आदमी ऐसा है जिसके पास सुख सुविधा नहीं है, एक आदमी ऐसा है जिसके यहाँ जानवर भी आदमी से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये जो गैर बराबरी हम नहीं खत्म करेंगे तो समानता नहीं आएगी। और वो चाहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र हो जाए। कैसे? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को तस्दीक करना अगर मैं गलत कहूं, क्या वोट डालने में पैसे लगते हैं? क्या लगते हैं क्या पैसे? तो बाबा साहब का मानना था कि जो वोट का अधिकार मैंने दिया, ये इन लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि जो अधिकार इनके पास नहीं है, जो शोषण इनका हुआ है, जो सुविधाएं इनके पास नहीं, ये वोट की ताकत से अपनी ताकत बना के ये सारे अधिकार प्राप्त कर लेंगे। और बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने किया कि बाबा साहब के नाम से जो दुकानें चल रही थी वो उनका साथ देते रहे और ठगे जाते रहे। अभी वही साहब मुझसे कह रहे थे कि चंद्रशेखर भाई सबने हमें धोखा दिया है, आप ऐसा मत करना।
विश्वास करो मैं अब तक 10 साल से सड़क पे लड़ा हूं और मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। इन 10 साल में आप एहसास करके देखो, मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल जेल में बिताए। कितने साल? 4 साल। क्यों बिताए? मेरी कोई अपनी लड़ाई नहीं थी। जब मैं पहली बार 16 महीने जेल में गया, 10x6 की कोठरी में रहता था। जब पैर फैलाता था तो पैर अड़ जाते थे, सर पीछे करता तो सर अड़ जाता था। आप ये देखो, वहीं रहना, खाना पीना, सोना उठना, जागना, किताबें, खाने का सामान, दाना दोना सब वहीं। मैंने 16 महीने ऐसे बिताए इस जुर्म के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये जो निर्दोष लोगों को जेलों में भरा जा रहा है, ये जो आवाज उठाने वालों को जेलों में बंद किया जा रहा है, ये कभी ना कभी तो बंद होगा। फिर मैं लड़ता रहा। जब एनआरसी आया मैं दिल्ली चला गया। जब कोई आवाज नहीं उठा रहा था, मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की बात याद आई, जो बंटवारे के समय उन्होंने जमा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था कि मुसलमानों अपने मुल्क को छोड़ के मत जाओ, ये आपका मुल्क है। वो अलग बात है कि हमारे बहुत सारे लोग नहीं माने। जो नहीं माने उनके हालात देखो और अपने मुल्क के हालात देखो। ये अलग बात है कि पिछले 10 साल में जो हुआ मैं उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। पिछले 10 साल में जो सहा है दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने, आदिवासियों ने, कमजोरों ने, गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार ऐसी बन गई है जो चंद पूंजीपतियों की सरकार है और उनका एकमात्र लक्ष्य है कि गरीबों के बदन का कपड़ा भी न छोड़ लो, इनके पेट का खाना भी न छोड़ लो और किसी तरह से अमीरों के हाथ में सब कुछ सौंप दो, जो गरीब यहाँ गुलाम होकर जिए। उसके लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। कभी किसानों को मारते हैं, कभी मुसलमानों को मारते हैं, कभी दलितों को मारते हैं, कभी आदिवासियों को मारते हैं, कभी उनकी जमीन कब्जाते हैं, कभी व्यापार पर बैन लगाते हैं, जो नजारे कर रहे हैं। और मीडिया और तमाम तरह की चीजें उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जमीन नहीं था। जब मैं एनआरसी में जेल गया तो जज ने पूछा कि भाई बताओ चंद्रशेखर ने क्या अपराध किया। कहा ये भड़काऊ भाषण दिया। कहा कि सुनाओ। तो दिल्ली की पुलिस ने कहा, जो हाईटेक पुलिस है, कि हम पे कोई भाषण नहीं है चंद्रशेखर का। मैंने सिर्फ इतना अपराध किया था कि मैंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुल्क को तोड़ने का काम करेगी और मुसलमानों के साथ अन्याय करने का काम करेगी तो ये मत समझना मुसलमान अकेले हैं और मुसलमान यहाँ बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है, उन्होंने इस मुल्क को चुना। इतना अपराध मैंने किया और अगर हक की बात करना अपराध है तो मैं इस अपराध को करूंगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं वोट मांगने नहीं है आपके बीच आज तक। फिर मैं जब जेल से छूटा वहीद भाई, तो मैं सबसे पहला आया नेटोर, क्योंकि यहाँ सीधी गोलियां चली थी। और आप ये जानते हैं, अगर सिर्फ आंदोलन पे गोली चलती है तो सीने पे नहीं चलती है, माथे पे नहीं चलती है, गोली चलती है टांग पे। अगर आपको रोकना होता है, मैं वकील हूं, सब जानता हूं। लेकिन आप ये देखो, जिनके भरोसे आज तक आप लड़ते हैं, जिनको ताकत देते हैं, उन्होंने आपके साथ क्या किया। आप हथियार उठा के देखो, आज जितनी लीडरशिप आपकी थी वो सारी क्रैश कर दी है। हमारे यहाँ एक आदमी थे, मैं नहीं जानता कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा काम किया, लोकल यूनिवर्सिटी बना के सहारनपुर में हमारे बच्चों को पढ़ने की आजादी दी। उनका पूरा वाहिद परिवार सब जेल में है और रामपुर के साथियों के साथ जो हो रहा है वो कैसे छिपा हुआ नहीं है। रामपुर वालों का भी जुल्म अपराध ये है कि उन्होंने एक तालीम इख्तियार बना दिया कि इसमें बच्चे पढ़ लेंगे। सिर्फ लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, आप मदरसा बना लो, मस्जिद बना लो, लेकिन अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ मत ले जाओ, पढ़ाई की तरफ मत ले जाओ। और आज उनका पूरा परिवार जेल में। मैं गया था रामपुर चुनाव लड़ाने के लिए, आपको जान के हैरत नहीं होनी चाहिए। मैंने वो मंजर देखा रामपुर में, मेरे आज भी याद, आजम भाई ने मुझसे कहा आप आ जाना और आके देखना क्या हाल है। 7-7 वोट पड़े एक बूथ पे, एक घर में 7 वोट होते हैं, क्योंकि बंदूक के साय पे पूरा चुनाव हुआ और कोई साइड सड़क पे निकलता था तो लाठी उसके लिए तैयार थी और लोगों को बंद करके चुनाव लड़ा गया। अगर ऐसा माहौल चाहते हो तो फिर किसी को भी ताकत दे दो। आपने यहाँ 2009 में समाजवादी पार्टी को लोगों को मौका दिया और उनका एमपी बनाया। उन्होंने 5 साल आपके लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया, आपके कितने दुख दर्द में काम आया, मैं नहीं कहता, आपको पता होगा। आपने 14 से 19 भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका दिया, उनका एमपी जीता। और आपने 19 से 24 समाजवादी बीएसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी को मौका दिया, उनका प्रत्याशी जीता। अब उन्होंने जो किया उसकी सजा का जिम्मेदार चंद्रशेखर आजाद नहीं। मैंने तो इस रास्ते को भी इसलिए चुना कि मैं समझ गया हूं कि जितनी जोर लगा के सड़क पे बोलूं कोई सुनेगा नहीं। जब तक सदन में जाके इस क्षेत्र की समस्याओं की आवाज नहीं उठेगी, इस क्षेत्र में कोई समाधान होने वाला नहीं है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चों को रोजगार करने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। बहुत बढ़िया स्कूल कॉलेज यहाँ नहीं बने हैं, बहुत बढ़िया अस्पताल यहाँ नहीं बने हैं। अगर यहाँ के नेता चाहते तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया लगा के यहाँ की बहनों को, माओ को, बच्चों को, भाइयों को रोजगार देते।
यहाँ के किसानों के लिए खुशहाली के अवसर पैदा करते, यहाँ की बाढ़ की समस्या को ठीक करते, गुलदार की समस्या को ठीक करते, लोगों की जान पे आंच नहीं आने देते। लेकिन आपने मौका ऐसे लोगों को दिया जिनको सिर्फ एक ही मतलब है, आपसे वोट लो और 5 साल आपके साथ होने वाले अन्याय पे बैठ के तमाशा देखो। चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है? चंद्रशेखर आजाद तो हर जगह लड़ा। जब दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया तो 66 दिन में जेल में रहा, तमाम तरह की मुसीबत सहनी पड़ी। जब मौलाना कलीम साहब के साथ अन्याय हुआ, मैंने वहां जाके आवाज उठाई। जब मौलाना शाह साहब के साथ अन्याय हुआ, तबलीगी जमात पर अन्याय हुआ, मैंने वहां जाके आवाज उठाई। जब 69 शिक्षक भर्ती के मामले में अन्याय हुआ दलित पिछड़ों के साथ, तो मैंने लखनऊ जाके आवाज उठाई। जहां भी, चाहे वो हिजाब वाला मामला हुआ, तमाम तरह की मुसीबतों में मैं आपके साथ खड़ा रहा। इसलिए खड़ा रहा क्योंकि अगर मैं ये लड़ाई ना लड़ता तो मेरा जमीर मुझे गवाही ताकत नहीं देता कि जब मैं आपसे आंख मिलाऊं तो आपसे कुछ कह पाऊं। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की सड़कों पे और हर मुसीबत में खड़ा रहा। जहां जहां मेरी जरूरत थी मैं सीना तान के खड़ा था। उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी क्योंकि यहां नेताओं को सीबीआई इनकम टैक्स से डराया जाता है। जब मैं उससे भी नहीं डरा तो इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। अभी 6 महीने नहीं हुए, मैंने 4 गोली खाई। 4 गोली खा के भी मैं फिर आपके बीच में हुई इस उम्मीद से कि बस सड़कों की लड़ाई को आगे बढ़ा के आप सदन में भेजने का इंतजाम करो और फिर आप मुझसे कहना कि अगर मैंने आपसे आपके 50 साल पुराने नेता ना बुलवा दिए तो मुझसे कहना। मेरी उम्र 100 साल नहीं है, मेरी उम्र 70 साल नहीं है, मेरी उम्र 60 साल नहीं है, मेरी उम्र 40 साल भी नहीं है अभी पूरी, उसमें भी 1-2 साल बाकी है। मुझे अभी 20-30 साल अगर मुझे कुदरत ने जिंदगी दी, महापुरुषों का आशीर्वाद रहा, मेरी बहनों का, मेरी माओ का प्यार रहा, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, तो अभी मैं 20-30 साल आपकी सेवा करूंगा। मुझे बस एक अवसर की जरूरत है कि मैं सदन में जाके बता सकूं कि आवाज लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आज तो आपका नेता सदन में बोलता नहीं, 141 एमपीओ को सदन से बाहर निकाल दिया। बताओ आप सबको मैंने कहा कि इस्तीफा देके सड़कों में जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब वो लड़ना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं बताओ? आपके सामने कानून पास हो गए, बहुत सारे कानून पास हो गए, नए कानून पास हो गए, कोई कुछ कर नहीं पाया। मैं तो सड़क पे हूं। जब तक मैं सड़क पे हूं सड़क पे लड़ूंगा और जिस दिन आप ताकत दे दोगे सदन में लड़ूंगा। और जिस दिन सदन में लड़ूंगा आपको एहसास होगा कि आपने किसको ताकत दी। वोट आपके पास है, किसी नेता के पास नहीं है, वोट आपके पास है। एक वोट चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे आपकी हो, आपकी एक वोट एक में गिनती होगी। अगर आपने ताकत दी फिर मुझसे कहना कि चंद्रशेखर हमारे क्षेत्र में समस्या है, इसका हल नहीं हो पा रहा, जो मुझसे बन पड़ेगा। और भाई साहब मैं आपको एक बात पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, ये मेरा गुरु घर है। ये मैंने जब से आंख खोली मैंने सदगुरु रविदास जी महाराज के माथा टेका। मैंने इसके अलावा कुछ नहीं देखा। जब तक मेरे शरीर में जान है, आप याद रखना मेरी बात को, तब तक मैं पूरी ईमानदार से लड़ता रहूंगा। मेरा जमीर कोई खरीद नहीं सकता, इस बात को आप याद रखना। और फिर मुझसे सुनो, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अभी से मैं बहुत लोगों की आंखों में चुप रहा हूं, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। फिर भी अगर मैं इनसे नहीं डरता हूं, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के लोगों से है। और मैं आपको लिख के कहता हूं, अगर आरएसएस जिस नियत से इस देश को बर्बाद करना चाहता है, अगर उनको कोई सबक सिखा सकता तो भीम आर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे नौजवान भाई, आप सोशल मीडिया, फेसबुक और तमाम तरह की चीजें देखते, बताओ क्या कभी आपको अकेला महसूस होने दिया? क्या बताओ? तो फिर अब ये आपके हाथ में है। मैं आपके गांव तक चला आया हूं कि अगर आपने ये लड़ाई लड़ने का मुझे अवसर दिया, देखो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे, कोई पैसे की बात भी करेगा, कोई और भी बात करेगा। मैं तुमसे एक ही बात कह सकता हूं कि तुम्हारे मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा और जो भी हो सकता है सारी ताकत लगा के आपके बीच खड़ा होकर, नेता नहीं बेटा बन के क्षेत्र का साथ दूंगा। ये मेरा वचन है आप लोग। लेकिन आप ये महसूस करो, जब आप मुझे ताकत नहीं दोगे तो मैं सड़क के अलावा कर क्या सकता हूं? तो ये आपके हाथ में, लड़ना मेरे हाथ में। और लड़ाई में मुझसे कोई बहादुर नहीं है, ये बात आप जानते हैं। मैंने दिल्ली की सरकार की भी 3-4 बार गर्दन मोड़ रखी। बहुत लोग हैं भीम आर्मी के पास पूरे देश में, और जब वो मैदान में उतरते हैं ना, नीला पटका पहन के अच्छे अच्छे के दांत खट्टे कर देते हैं। हमारे भीम आर्मी के बहादुरों की भी अब ताकत आपने देखी नहीं है। अगर सरकार किससे डरती है तो नीले पटके वालों से डरती है। मैंने कल भी एक वीडियो डलवाई ना, फिर उसमें वो कह रहा है कि भीम आर्मी का क्या करोगे? बीजेपी की मीटिंग में वो कह रहे हैं भीम आर्मी को कैसे रोकोगे? भीम आर्मी तब तक नहीं रुकेगी जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना नहीं पूरा होता। भीम आर्मी तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस देश के हर गरीब को स्वयं मान सम्मान की जिंदगी नहीं मिलती, जब तक मां बहनों को
मिलते जैसे दूसरे लोगों को मिल रही है, तब तक भीम आर्मी लड़ती रहेगी। और भीम आर्मी देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का राज लाएगी, संविधान का राज। महसूस करके देखो, अगर ये संविधान ना होता तो क्या धार्मिक आजादी होती? और आज कहां है धार्मिक आजादी? आप देख लो ना, देखो आप धार्मिक आजादी कहां है? जिनका राज होता है उनके लिए आजादी होती है। अगर आप उन्हीं का राज बने रहना देना चाहते तो कोई बात नहीं, और अगर अपने बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप अपनी ताकत बनाओ या फिर कोई ऐसा पैदा करो। और मैं नहीं करता हूं ऐसा बुराई। आप कह रहे थे नाम लेके 370 पे वो कहां थे, 3 तलाक पे कहां थे, और तमाम तरह के जो बिल पास हुए वो कहां थे? आप जान लो ना, कौन किसकी मदद कर रहा था? जिसको आपने वोट दिया वो आपके खिलाफ वोट कर रहा था, आपको नहीं पता क्या? मैंने कहा पूरे भारत में सरकार ने कहा कि कोई फिलिस्तीन की बात नहीं करेगा, आप याद कर लो। और मेरे आज भी याद है। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, बहुत जिम्मेदारी की बात, आप सुन लेना मेरी बात को। मैं पहला वाइस सर था जिसने कहा धामपुर में खड़े होकर कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, एक अकेला वाइस सर। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो कहा कि जो सरकार के खिलाफ जाके फिलिस्तीन की बात करेगा, फिलिस्तीन के साथ होने की हम उसको सबक सिखा देंगे। ऐसा उन्होंने किया भी अलीगढ़ के बच्चों के साथ। लेकिन फिर क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, एक दिन आया कि देश के प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन का समर्थन करना पड़ा, हक की बात कहनी पड़ी, क्योंकि कमजोरों की बात कहनी पड़ेगी। और मुझसे बहुत बड़े हजरत है मौलाना, उन्होंने मुझसे कहा, एक शख्स मेरे सर पे टोपी जो आपने उड़ा रखी है वो उड़ा रहा था, तो मुझसे उन्होंने कहा, मैं बहुत ईमानदारी बात बता रहा हूं कि चंद्रशेखर ये टोपी मत पहनना। मैंने कहा क्यों? कि मुसलमानों के साथ टोपी पहनना, टोपी उड़ाने का खेल बहुत दिन पुराना चल रहा है, तुम इस खेल में मत फंसना कि कभी ये तुम्हें टोपी पहनाए फिर तुम इनको बाद में टोपी पहनाए, इससे दूर रहना मेरे भाई। ईमानदारी से मेरी समझ में आया कि वाकई में आपकी टोपी पहन के आपका खूब टोपा जो है बनाया जा रहा है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानता हूं कि टोपी से इस्लाम नहीं चलता है, इस्लाम तो सच्चाई से चलता है, ईमानदारी जज्बात से चलता है। तो तुम ये टोपी पहनने वाले खेल में मत जाना कि किसी का दिखावा करो। दिखावा करने वाला आदमी कभी मानने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बात को मान लूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, वोट आपकी है, जो आपसे वोट ले रहा है उसको आपकी आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए? बताओ। आपके लिए खड़ा होना चाहिए, होना चाहिए? बताओ। आपके दुख दर्द में आपकी आवाज बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो फिर अगर व्यापारियों को नेता बनाओगे तो कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? व्यापारी सरकार में अपनी जाने बचा ले। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले एक छापा मारते हैं, नेताजी दंडवत हो जाते हैं भाजपा के आगे। उनके भरोसे लड़ाई लड़ोगे? मुल्क के हालात देखो क्या आगे, कोई बोल नहीं पा रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, आरक्षण खत्म कर दिया गया है, कोई अपनी आवाज नहीं उठाता, प्रधानों को कुछ नहीं दे रहे, तमाम लोग परेशान है और फिर भी कोई बोलना नहीं चाहता। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि एक आवाज आपके यहां बन जाए जो सदन में भी और सड़क पे भी इतनी मजबूत रहे कि आपको कभी किसी की तरफ देखना ना पड़े। और मैं फिर कह रहा हूं, जब आपके पास आवाज होगी तो आपको किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 50, 20, 30 साल के लिए इसका मेरा आवाज, जब तक जीऊंगा पूरी ईमानदार से लड़ूंगा। और आपको कह रहा हूं जो उधर खड़े हैं, हमारी बहने माए, तो मजाक, इनको एक डर ये रहेगा, मैं फिर पक्की बात बता रहा हूं, मुझसे नहीं बोला जाता झूठ। इनको एक भय रहेगा कि भाई हम तो चंद्रशेखर का साथ दे रहे हैं, इनका, इनके समाज के लोग क्या हाल है। तुम बताओ, साथ दोगी नहीं दोगी? जरा हाथ उठा के बताओ। जो एक हाथ उठाएगा उसकी नहीं मानी जाएगी वोट, जो दोनों हाथ उठाएगा उसकी मानी जाएगी। उधर वालों को भी कह रहा है जो उधर बैठे, अब तुम खड़े होकर देखो, महसूस करके देखो कि किसके साथ वोट दोगे। बताओ, जो वोट देगा अपनी जगह खड़ा हो जाओ, कुर्सी छोड़ के, मेरी माँ बहनों में से। ये उनको कहा, अभी तो इनको कहा है, अभी आपसे पूछ रहा हूं, ये गलतफहमी में मत रहना। कोई आके आपसे कह दे कि तुम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, वो देंगे 95%, तुम देख लेना तुम क्या करोगे। मैं लिख के देता हूं, मुझे किसी और के एहसानों में मत छोड़ना इस बार कि हमारे कैसे कर लो। एक बार मुझे ताकत दे के देखो, फिर बताना। मेरा झंडा डंडा इतना मजबूत है कि बिना पल, बिना ताकत के मैंने कभी सरकार से आगे घुटने टेके, और जब तक जी रहा हूं तब तक इसी ताकत से लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं नेताओं को कैसे कब्जे में किया जाता हूं। मैं गलतियों करने के मूड में नहीं, लेकिन आप तैयार कर लेना वहीद भाई और हमारे प्रधान जी छोटे ही, जो आप अपना मन पक्का रखना। क्यों वोट में कोई कोताही तो नहीं बढ़ती जाएगी यार तुम्हारी तरफ से? विकास कहाँ है? विकास घर में गया? बताओ, इनसे 19 हो जाओगे वोट में, 21 होगे पक्का? कोई पैसा, शराब, दारू कोई तुम्हें रोक सकती है क्या? पक्का?
नोट में दोगे नहीं दोगे? नोट दो, नोट मांगो भाई। देखो एक ये है, देखो पास में किसी धन्ना सेठ का बेटा तो है ना होने, और हर लड़ाई कोई भी काम किया जाता है उसमें सहयोग की जरूरत होती है। मैं आपसे अपील करूंगा कि जो हमें वोट देना चाहते हैं वो हमें नोट भी जरूर दें, चाहे वो 1 रुपए का दे, लेकिन हमारी हिम्मत बढ़ाएं कि आप हमारे साथ हैं। तो इस केतली में हमारा चुनाव निशान क्या आपको पता है क्या हमारा चुनाव निशान? नहीं, उनको बता दे तो बहने जो खड़ी, क्या है चुनाव निशान पता है ना? ऐसा मत करना किसी और को वोट दे दो कि चंद्रशेखर को ताकत देनी है। चंद्रशेखर को ताकत कैसे मिलेगी? वोट किसमें पड़ेगा? तो ये है हमारा चुनाव निशान। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा माओ बहनों से भी, इसमें सहयोग भी देना, चाहे देना 1 रुपया ही, जो मेरी हिम्मत बढ़े कि मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग, मुझसे प्यार करने वाले लोग मेरे साथ, और फिर बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत हल्का भी नहीं हूं मैं, जितने सारी पार्टियों में कार्यकर्ता ना उससे ज्यादा कार्यकर्ता उतार सकता हूं मैं। यहाँ जानते हो ना इस बात को? एक कॉल पे 50,000 कार्यकर्ता पूरे देश से उतार सकता हूं यहाँ, मगर मैं चाहता हूं ये लड़ाई आपके सारे लड़ी जाए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा चाहे 1 रुपया दे, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपया जरूर दे, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने भाइयों से कहूंगा, जो नौजवान भाई हैं, जब आपका ये इधर सुनो, ये काम तुम करो, तुम अलग हटो, इधर आओ। जब तुम्हारा अपना बूथ तैयार हो जाए तो बराबर के गांव जाना, उस बूथ को तैयार करना, फिर उससे अगले गांव में जाना, लेकिन रुकना मत। करो मरो की लड़ाई है, इस देश में कुछ बचा नहीं है, संविधान खतरे में है। अगर मुल्क को बचाना है, खुद को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो फिर एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। और कुछ बचा नहीं है। किसान परेशान है, किसान को फसल के सामने मिल रहे हैं, आवारा पशु उसके खेत में घुस गए, गुलदार आ गया, वो कुछ कर नहीं पा रहा, तमाम तरह की मुसीबतें हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं अपनी ताकत बना लो, इसी ताकत से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने एक वोट को केतली के चुनाव निशान पर अपने भाई को देकर सफल बनाओ, ताकत दो। ये लड़ाई आप लड़ो और बाकी लड़ाई मेरे भरोसे छोड़ देना। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर जी, आप संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर जी, आप संघर्ष आगे एक मिनट सुन लो, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक तो मैं संघर्ष करता रहा। संघर्ष इसलिए भी जरूरी है, सत्ता के बाद में संघर्ष करना पड़ेगा। भाई वहां बैठ के सबको छुड़ाएगा, जब तक आपकी समस्या नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा? मैं तो ये चाहता हूं कि मैं आपके बीच में बना रहा हूं, खूब जम के लड़ूं, जिससे कि आने वाले 10-5 साल में हम इस जिंदगी को बदल सके, और जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको सही सबक सिखा सके। सुधर जाएंगे। सत्ता में बहुत ताकत होती है, अच्छे का दिमाग सुधार देती है, उनका भी सुधार देंगे, चिंता मत करो। एक यहीं से एक ताकत बनेगी, एकता की ताकत, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, मुसलमान, पिछड़ों की ताकत, और पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा कि अगर ये मिल जाए तो इनकी ताकत के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। और बाकी चंद्रशेखर आजाद है हर सुख दुख में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, आदाब आप सबके लिए, और दुआ खैर में याद रखना भाई। हमारा नेता कैसा हो? नेता कैसा हो? गोली से तो बच गया, समझ रहे हो, क्योंकि आपका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं साथ थी। अभी क्या पता कहां से कोई गोली और आ जाए। गोली से नहीं डरता, मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन जब तक जीऊंगा आपको गर्व होगा, फक्र होगा कि हम आपके हौसले वाले के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, अभी अध्यक्ष जी बोलेंगे, उधर सिंह जी, मैं भूल गया भाई। मैंने जो कुछ कहना था वो कह चुका हूं, लिहाजा मैं समझता हूं बहुत अच्छा आगाज है, और जहां तक उम्मीद है कि अंजाम भी ठीक ही होगा। जो बात मैंने कही उसकी तस्दीक हमारे चंद्रशेखर साहब ने कर दी है कि हमारे पास जो हम पर जो अत्याचार और जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके लिए हमें जरूर इसके लिए जिद्दोजहद करनी होगी, और ऐसे नेता की हमें जरूरत है जो हमारा साथ दे और हमारी हर बात को पार्लियामेंट तक पहुंचा सके। धन्यवाद। लो भाई, समाप्त। इस संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाते एडवोकेट नौपाल भाई ने 500 रुपए का योगदान देकर इस संघर्ष की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। इनके 500 रुपए रंग लाएगी, और भाई को चंद रुपए भेजने का काम करिए इंशाल्लाह। हेलो, आदाब।
अब सभा का समापन हो किया जाता है। धन्यवाद। जब तक आपने पिछले पीछे हो जाओ क्या आंदोलन